कौशल्या निवास, जहां पर कौशल्या देवी की तो बिल्कुल नहीं चलती है तो सिर्फ घर के मुखिया रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह अपनी सरकारी नौकरी की तरह ही अपने घर में भी बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन चाहते हैं, लेकिन उनकी इस आदत से उनके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। पर अब कोई रंजीत सिंह के सामने बोले भी तो क्या, आखिर घर में उनसे सब डरते भी तो है। तो चलिए देखते हैं क्या कभी इन घर वालों के मन से रंजीत सिंह का डर निकल सकेगा, या हर कोई रंजीत सिंह के डर में ही अपनी पूरी जिंदगी इस घर में बिताता है। चलो ना भैया, आज कोई मूवी देखते हैं। वैसे भी इतने दिन हो गए हमने कोई ढंग की मूवी नहीं देखी। अरे भाई, मूवी देखनी है ना तो दिन में देखियो। अगर पापा को पता चल गया ना कि इस टाइम हम मूवी देख रहे हैं तो पता है ना क्या हाल करेंगे। यार इतने बड़े हो गए हम, आपकी तो शादी भी हो गई, उसके बाद भी पापा से इतना डर कर रहना पड़ता है। अरे छोड़िए ना, कुछ नहीं होगा, चलो ना मूवी देखते हैं। अच्छा ठीक है, लगा ले। अब मूवी देख ही रहे हैं तो नितिन को भी बुला ले, वो बेचारा भी इसी बहाने मूवी देख लेगा। ठीक है भैया, नितिन को भी कॉल कर देता हूँ। हेलो नितिन, हम दिनेश भैया के रूम में मूवी देख रहे हैं, तू भी आ जा। अरे मूवी और इस टाइम, अगर पापा को पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। अरे मम्मी पापा सो गए यार, आ जाना, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आता हूँ। बहुत प्यास से लग रही है कौशल्या, ज़रा वहाँ से पानी का ग्लास तो देना। ग्लास में तो पानी खत्म हो गया है जी, अभी जाकर लेकर आती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं ही जाकर पी कर आता हूँ। इधर रंजीत सिंह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाता है और वहाँ नितिन अपने रूम से निकलकर दिनेश के रूम की तरफ जा रहा था। तभी रंजीत सिंह की नज़र नितिन पर पड़ती है। ये तो नितिन है, लेकिन इतनी रात को दिनेश के कमरे में क्यों जा रहा है? दिनेश के कमरे की तो लाइट भी जल रही है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, जाकर देखना पड़ेगा। रंजीत सिंह दबे पांव दिनेश के कमरे की तरफ जाता है, तभी उसे अंदर से टीवी की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, तो ये सब रात को जाग कर फिल्म देख रहे हैं, अभी बताता हूँ इन्हें। दिनेश, दीपक, नितिन। हे भगवान, पापा आ गए, उन्हें पता चल गया, अब क्या होगा? अरे चिल्ला क्यों रहा है, सबको फंसवाएगा। जाओ तुम दोनों जाकर वॉशरूम में छिप जाओ, और दोनों के दोनों इतनी सी भी आवाज़ मत करना, वरना सबके सब आज गए काम से। हाँ जा रहे हैं, आप जाके गेट खोलो ना। दिनेश, इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या मेरी? आया पापा। दिनेश दरवाज़ा खोलता है। जी पापा, इतनी रात को यहाँ क्या हो गया? मेरे सामने ज़्यादा चालाक मत बन, सच सच बता कहाँ है वो दोनों? कौन दोनों पापा जी? इनके साथ रह रहकर तू भी ऐसा ही होता जा रहा है बेटा, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है। मुझे पता है वो दोनों यहीं छुपे हैं, मैंने अभी नितिन को तेरे कमरे में आते हुए देखा था। अरे नहीं पापा, लगता है नींद में आपको कोई गलतफहमी हुई है। नितिन इस समय यहाँ पर आकर क्या करेगा? हाँ, आपको तो पता है आपने घर में 10 बजे तक सोने का रूल बनाया है, तो हम सब इस टाइम जाग कर करेंगे क्या? इससे पहले कि दिनेश कुछ और कहता, रंजीत को दिनेश के रूम में नितिन की चप्पल नजर आ जाती है। ये देख देख इसे, ये नितिन की चप्पल है, उसकी चप्पल यहाँ क्या कर रही है? मुझे पता है दोनों के दोनों यही हैं, बाथरूम में छुपाया है ना तुमने उन दोनों को। खोल बाथरूम का गेट, जल्दी खोल। हट, तो गेट खोलने से रहा, मैं ही खोलता हूँ। रंजीत जैसे ही गेट खोलता है तो दीपक और नितिन पसीने से भीगी हुई हालत में बाहर निकलते हैं। बाहर आओ दोनों के दोनों। तुम सबको पता है ना कि हमारे घर में 10 बजे के बाद कोई भी नहीं जगता, और तुम लोग यहाँ पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। तुम्हारे कमरे के बाहर से अच्छी तरह आवाज़ आ रही थी फिल्म चलने की। माफ़ कर दीजिए पापा, वो फिल्म देखते देखते टाइम का ध्यान नहीं रहा, आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से चाहे तुम ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन मैं ज़रूर रखूँगा। अब से टीवी सिर्फ हॉल में चलेगा, अपने कमरे में कोई टीवी नहीं चलाएगा। कल के कल मैं सबके कमरे से टीवी हटा दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे लेकिन पापा। चुपचाप अभी के अभी दोनों अपने कमरे में जाओ, और तुम दोनों भी सो जाओ। सुबह के सुबह ये टीवी तुम्हारे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। अपने पापा के खौफ से दोनों भाई वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब एक मूवी के चक्कर में उनके पापा सबका ही टीवी देखना बंद कर देते हैं। यार क्यों ही प्लान बनाया हमने मूवी देखने का, कम से कम दिन में तो टीवी देख लेते थे, अब तो दिन में भी टीवी नहीं देख पाएंगे। हॉल में पापा अपनी पसंद के अलावा कोई और चैनल देखने नहीं देंगे। एक ये थोड़ा बहुत सुख था जीवन में, अब वो भी नहीं रहा। अगली सुबह। चलो उठ जाओ कौशल्या, सुबह के 5 बज गए। कौशल्या, कौशल्या, कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? उठ गई जी, उठ गई। सबकी तरह तुम्हारी आदत भी खराब होती जा रही है। मैं जैसे ही एक आवाज देता हूं उसमें तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए। जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आओ। लगता है अभी तक ये बच्चे नहीं उठे, अभी जाकर जगाता हूं इन्हें। रंजीत सिंह बाहर हॉल में जाकर अपने सभी बच्चों का नाम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दिनेश, दीपक, नितिन, कहाँ हो तुम सब? सुबह के 5:05 हो रहे और तुम लोग अभी तक अपने कमरों में हो। जल्दी से उठकर बाहर आओ और वॉक पर जाओ। हे भगवान, एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से सुबह सुबह इन्होंने उठा दिया।
पापा तो कभी जिंदगी में मेरी नींद पूरी होने ही नहीं देंगे। अरे जल्दी उठिए ना, पापा जी बाहर हॉल में ही आ गए। अगर 1 मिनट के अंदर अगर हम हॉल में नहीं गए तो पता है ना, दोनों से पूरे 2 घंटे तक एक्सरसाइज करवाएंगे। चलिए ना जल्दी। हे भगवान, पापा ने तो दुखी कर दिया यार, अच्छे से सोने भी नहीं देते। लेकिन हम कर भी क्या सकते, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। चलो। सब लोग बाहर हॉल में आते हैं। टाइम देख रहे हो, 5:10 हो रहा है। तुम सब के सब आज पूरे 10 मिनट लेट आए हो, इसलिए पूरे 10 राउंड एक्स्ट्रा लगाओगे आज ग्राउंड के। और अगर किसी ने अपने राउंड कंप्लीट नहीं किया तो पूरे 1 महीने तक 20 एक्स्ट्रा राउंड लगाओगे। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। मैं तो सोच रहा था आज पार्क में जाकर अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन इन्होंने तो सर पर एक्स्ट्रा 10 राउंड का अलग ही बम फोड़ दिया। चलो जल्दी सबके सब। और तू इस तरह यहाँ खड़ा होकर क्या सोच रहा है? लगता है तुझे 10 राउंड की जगह पूरे 15 राउंड एक्स्ट्रा लगाना है, हाँ? नहीं नहीं, जा रहा हूं मैं। रंजित सिंह के डर से सभी लोग जैसे तैसे करके ग्राउंड के 10 राउंड एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। मैं तो बहुत थक गया यार, क्यों हुए हम 10 मिनट लेट। इससे अच्छा थोड़े जल्दी उठ जाते तो ये आफत तो सर पर ना पड़ती। भैया, आप या हम भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन पापा की डिसिप्लिन की लिस्ट में से ऐसा कुछ न कुछ निकलता ही है जिससे हमारी रोज के रोज शामत आ जाती है। यहाँ पर खड़े होकर क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? राउंड पूरे हो गए ना तुम्हारे? अब घर नहीं जाना क्या? जाना है पापा, जाना है। अभी बस जा ही रहे थे। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर घर नहीं पहुंचे तो कल के 10 राउंड और पक्के सोच लेना। अरे नहीं नहीं, भागो यार। तीनों भाई जल्दी से दौड़ते हुए घर पर पहुंचते हैं, लेकिन उनसे पहले तो उनके पापा ही घर पर पहुंचकर फ्रेश होकर बैठ गए थे। जब जवानी में तुम लोगों का ये हाल है तो जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा? फिट बनाओ खुद को, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। पापा जी, नाश्ता। बेटा, ये तूने आज नाश्ते में क्या बना दिया? कितनी बार मना किया है कि घर में इतना तेल घी वाला खाना नहीं बनेगा, फिर घर में ये पाव भाजी क्यों बनाई है? एक तो इस भाजी में इतना सारा मक्खन, ऊपर से ये पाव पूरा का पूरा मैदे का बना है। कोई बात नहीं ना पापा, अब भाभी ने इतने प्यार से बनाया है तो खा लेते हैं। दीपक के इतना कहते ही उसके पापा उसे इतने गुस्से में देखते हैं कि दीपक अपनी नजरें नीचे करके बैठ जाता है। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी पाव भाजी। पापा सही कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तेल मसाले वाली है। कोई नहीं खाएगा इससे। सबके लिए दलिया बना दो, और आज के बाद घर में ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए। इसके चक्कर में हमारा नाश्ता भी लेट हो जाएगा। बेचारी प्रिया ने सुबह सुबह इतनी मेहनत से सबके लिए पाव भाजी बनाई, लेकिन रंजित सिंह के डर से वो किसी ने नहीं खाई। तो प्रिया को भी इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो भी सबकी तरह अपने ससुर जी से बहुत डरती थी। काश इस घर में कोई ऐसा है जो पापा जी को सुधार दे। इनके डर से तो हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते। हे भगवान, किसी को तो हमारी मदद के लिए भेज दो। और भगवान भी प्रिया की प्रार्थना सुन लेते हैं, और कुछ दिन बाद घर में दीपक की होती है शादी, और घर में एंट्री होती है प्रिया की देवरानी रिया की। अब देखते हैं क्या रिया सभी घर वालों के मन से अपने ससुर जी का डर निकाल पाती है, और क्या अपने ससुर जी को सुधार पाती है। प्रिया दीदी, मुझे मार्केट से अपना कुछ सामान लेकर आना था। चलिए ना, हम दोनों मार्केट चलते हैं, नहीं तो फिर रात के खाने का टाइम हो जाएगा। लेकिन रिया, हम इस टाइम मार्केट नहीं जा सकते। पापा जी को पसंद नहीं कि कोई भी शाम के 5 बजे के बाद कहीं बाहर जाए। वो तो दिनेश जी और दीपक भैया जॉब करते हैं ना, इसलिए रात को लेट आते हैं, वरना पापा जी तो 5 बजे के बाद उन्हें भी घर से बाहर नहीं जाने देते।
क्या भला ये क्या बात हुई? जब हम लोग पूरा दिन घर का काम करते हैं, शाम को ही तो थोड़ी फुर्सत मिलती है, तो उसी टाइम में मार्केट जाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये रूल ना पापा जी ने बनाया है और हम में से तो किसी की हिम्मत नहीं उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ने की। दीदी, रूल्स तो होते ही इसलिए है ताकि उनको तोड़ा जा सके। और वैसे भी ये कैसे रूल्स हुए जिसमें दूसरों की जिंदगी को अपने अनुसार चलाया जाए? ये कोई स्कूल थोड़ी ना है, घर है। अब अपने घर में भी अगर इंसान अपनी मर्जी से नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तुम ना मेरे सामने ये सारी बातें कह रही हो, लेकिन पापा जी के सामने किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा तो चलिए मेरे साथ पापा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछ कर ही मार्केट जाएंगे। बस दोनों हॉल में आते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे मार्केट से अपना कुछ सामान लेकर आना है, तो मैं दीदी के साथ मार्केट जा रही हूँ। शाम का खाना बनाने का टाइम होगा, उससे पहले हम लोग आ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं रिया बहू, हमारे घर में 5 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाता। ये हमारे घर का रूल है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों पापा जी? इस रूल को फॉलो करने की क्या जरूरत है? ना तो अभी बाहर अंधेरा हुआ है, ना ही हम लोग किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर शाम को लोगों का निकलना खतरे से खाली ना हो। देखो, तुम मुझसे बहस मत करो। एक बार मैंने कह दिया कि ये हमारे घर का रूल है तो है। माफ़ करना पापा जी, लेकिन अब हम दोनों पूरा दिन घर का काम करते हैं, हमें वक्त तो शाम को ही मिलता है, तो हम मार्केट शाम को ही जाएंगे ना। अगर हम दिन में मार्केट जाने लगे तो घर का सारा काम रह जाएगा। आप ही बताइए, पहले हम घर का काम करें या मार्केट जाएं? रिया की बात सुनकर उसके ससुर जी कुछ नहीं बोल पाते। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन समय से लौट आना। जी पापा जी। दोनों देवरानी जेठानी सामान खरीद कर घर आती हैं रात को खाने के टेबल पर। रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन ये नितिन अभी तक कहाँ पर है? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शाम के समय कोई भी घर से बाहर नहीं चाहिए। नितिन आ गया जी, लेकिन देखिए आप ना उस पर गुस्सा मत करना, अपने किसी काम से बाहर गया होगा। कहाँ गया था तू? पापा वो मेरी म्यूजिक की क्लास थी ना, तो वहीं पर गया था। तुझे कितनी बार मना किया है कि तू म्यूजिक नहीं सीखेगा? मेरा बेटा होकर तू गाना गाएगा? तुझे कितनी बार कहा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर। कल से तू अपनी कोचिंग पर जाएगा और आज के बाद फिर कभी भी घर में म्यूजिक का नाम मत लेना। लेकिन पापा म्यूजिक मेरा पैशन है, मैं म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तुझे एक बार बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं। या तो तू कल से अपनी कोचिंग पर जाएगा, या महीने में तुझे जितने भी पैसे देता हूँ ना, आज के बाद तुझे देना बंद कर दूंगा। मैं तुझे पढ़ाई करने के लिए पैसे देता हूँ और तू उन पैसों को गाना गाने में उड़ा देता है। नितिन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब रिया नितिन के कमरे की सफाई करने जाती है तो देखती है कि नितिन बहुत उदास बैठा है। क्या हुआ नितिन, तुम कल की बात से उदास हो क्या? उदास होकर भी क्या हो जाएगा भाभी, करना तो मुझे वही पड़ेगा जो पापा चाहते हैं। आपको पता है मुझे बचपन से ही म्यूज़िक का इतना शौक है, इतनी मेहनत की है मैंने अपने स्कूल में भी म्यूज़िक सीखने के लिए। लेकिन पापा मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। अगर मैंने म्यूज़िक में अपना करियर नहीं बनाया तो मैं लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे खुशी सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक से ही मिलती है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पैशन को फॉलो करो, भले ही किसी को बिना बताए करो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, एक दिन तुम म्यूज़िक में ज़रूर कामयाब होगे। और जिस दिन ऐसा होगा ना, तब पापा जी को बताना, वो भी तुम्हारी बात समझ जाएंगे। बस अपने इस पैशन को कभी छोड़ना मत। ठीक है भाभी, आज पहली बार घर में मुझे किसी ने इतना सपोर्ट किया है। आपकी बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है कि कम से कम पापा के सामने मेरी साइड लेने के लिए कोई तो है। बिल्कुल नितिन, तुम चिंता मत करो। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं पापा जी से तुम्हारे लिए ज़रूर बात करूँगी। तुम बस मेहनत करो। नितिन घर में किसी को बिना बताए म्यूज़िक की प्रैक्टिस करता है और एक रियलिटी शो में अपनी म्यूज़िक के ऑडिशन को क्लियर भी कर लेता है। लेकिन कहीं से ये बात उसके पापा को पता चल जाती है। आ गए लाड साहब घर पर। मैंने इसे म्यूजिक छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ये तो एक शो के लिए ऑडिशन देकर आया है। इस लड़के के लिए मेरी कही हुई बात का कोई मोल ही नहीं। ऐसा नहीं है पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक में आगे बढ़ना है, लेकिन जब आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और मैंने तो अपना ऑडिशन क्लियर भी कर लिया है। आपके बेटे का ऑडिशन टीवी पर आएगा, आपको खुशी नहीं है इस बात की? तूने जब मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तेरे लिए किस बात की खुशी होनी चाहिए? मुझे लगा था तू मेरी बात मानकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन तूने तो मुझसे झूठ बोला। लेकिन पापा, बस मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, और आज के बाद तुझे मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पापा की बातों से नितिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाती। बस बहुत हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कोई घर है या कोई कैद खाना जहां पर कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी खुशियां भी नहीं जी सकता। बहू, नहीं पापा जी, आपको लगता है कि दूसरों के लिए आप जो डिसीजन लेते हो वही उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या कभी आपने किसी की खुशियों के बारे में सोचा है? आपने ये तो देख लिया कि आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की,
लेकिन क्या आपने कभी उसके मन की बात जानने की कोशिश की? आपके लिए तो सिर्फ वही अच्छा है जो आपकी बात मानता है, और जो अपनी खुशी के लिए कुछ करता है वो आपके लिए बुरा हो जाता है। मैं इस घर में किसी का भी बुरा नहीं चाहता, और इस घर में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए सब मेरी बात मानते हैं। अगर इसकी नजरों में मेरी कुछ इज्जत होती तो ये भी मेरी बात मानता। अगर इसके मन में मेरे लिए जरा भी प्यार होता तो ये भी कभी मेरे खिलाफ नहीं जाता। इसमें तो कोई शक नहीं पापा जी कि घर में सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सब लोग आपके फैसलों पर उंगली इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो आपसे डरते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी से कभी भी कुछ करने की कोशिश की तो आप उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे जैसा आज आप नितिन के साथ कर रहे हो। उस बेचारे की सिर्फ यही गलती है ना कि उसने वो करने की कोशिश की जो वो करना चाहता था। अगर मम्मी जी को कोई चीज पसंद है और आपको नहीं, और वो जबरदस्ती आप पर उस चीज को थोपने की कोशिश करे, तो आप कब तक उस चीज को कर पाओगे? हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिशें भी अलग होती है। किसी को कोई चीज करके खुशी मिलती है, किसी को कुछ और करके खुशी मिलती है। इस दुनिया में कोई डॉक्टर बनकर खुश है तो कोई पायलट बनकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो डॉक्टर नहीं बना वो गलत है, या जो पायलट बन गया सिर्फ वही ज्यादा कामयाब है। असल बात तो यह है कि आपके डर की वजह से कोई आपसे अपने मन की बात नहीं कह पाता, और इसी वजह से सब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तू ठीक कह रही है बहू। शायद मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी में कभी कुछ सोचा ही नहीं, बस अपने फैसले हमेशा दूसरों पर थोपता रहा। मुझे माफ कर देना नितिन बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिया की हिम्मत और समझदारी से आज रंजीत सिंह को भी उसकी गलती समझ में आ जाती है, और उस दिन के बाद वो फिर कभी दूसरों पर अपने फैसलों को नहीं थोपता, बल्कि सभी की पसंद नापसंद और उनके निर्णयों। सुमन एक विधवा थी जो अपनी बेटी नीना के साथ नगर खजूरा गांव में रहती थी। कभी उसका अपना ढाबा था, लेकिन पति की लंबी बीमारी में घर बार ढाबा सब बिक गए। पति के मरने के बाद लाला सेठ के यहाँ किराए के मकान में वो रहने लगी और अपने ही ढाबे में जगन के यहाँ बर्तन मांजने का काम करने लगी। देखो सुमन भाभी, मुझे रोज रोज पैसों के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। 4 महीने हो गए तुमने किराया नहीं दिया। अगर 3 दिन में किराया नहीं मिला तो तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल के ताला लगा दूंगा, बता रहा हूँ। ऐसा मत करना लाला भैया, हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो जगन को, वो 5 महीने से पैसा नहीं दे रहा है। कहता है कि ढाबे में घाटा चल रहा है, जबकि ढाबे में ग्राहक भरे रहते हैं। मुझे तुम्हारे ढाबे और उसके मालिक जगन से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे मकान के किराए से मतलब है, बस। लाला सेठ के जाने के बाद माँ, अब क्या होगा? हम लोग कहाँ रहेंगे? सब ठीक हो जाएगा बिटिया, भगवान कुछ न कुछ जरूर सोचे होंगे हम लोगों के लिए। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ ढाबे पर, नहीं तो जगन चिल्लाएगा मुझ पर। सुमन जैसे ही घर से निकली उसे बिलुआ मिल गया। अरे चाची, सवेरे सवेरे लाला सेठ आप पर क्यों चिल्ला रहा था? अरे 4 महीने से मकान का किराया नहीं दिए हैं, इसलिए बोला है कि अगर 3 दिन में पैसा नहीं मिला तो वो मकान में ताला लगा देगा। तो पैसे क्यों नहीं दे देती? कहाँ से दूं पैसा? 5 महीने से जगन ने पैसा नहीं दिया है। घर का खर्च तो जैसे तैसे चल रहा है। 10,000 रुपए कर्ज हो गए हैं, पता नहीं कैसे चुकाएंगे। अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कहीं से मुझे पैसे दिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं होशियार सिंह से बात कर शाम को पैसे दिलवा दूंगा। सुमन वहाँ से ढाबे पर पहुँचती है। आओ भाभी आओ। हैं? बहुत जल्दी आ गई। आराम से आती, इतनी जल्दी क्या थी? अरे जगन भैया, देखो ना, सुबह सुबह लाला सेठ मकान मालिक आकर बोलने लगा कि 3 दिन में अगर 4 महीने का बकाया नहीं दिया तो वो ताला लगा देंगे। अरे तो आप मेरे ढाबे में ताला लगाने में क्यों जुटी हो? आधे ग्राहक तो लौट गए। ताला मैं क्यों लगवाऊंगी? अलबत्ता तुमने मेरा 5 महीने का वेतन नहीं दिया है, जिस कारण मेरे घर पर ताला लगने की नौबत आ गई है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं करना तुम्हारे पास कोई काम वाम।
अरे भाभी, तू तो बुरा मान गई। ले लेना पैसे, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अरे आप तो अपने घर के आदमी हो। चलो थोड़े से बर्तन है उसे मांज दो। मुझे नहीं काम करना तुम्हारे यहाँ, मुझे मेरा पैसा दो। ठीक है, शाम में आकर अपना पैसा ले जाना। सुमन वहां से चली जाती है। इधर बिलुआ होशियार सिंह से मिलकर सुमन के खेत वाली जमीन जिस पर होशियार सिंह की नजर कई दिनों से थी के बदले 50,000 रुपए कर्ज दिलवाता है। देखो भाभी, ऐसा है कि बिलुआ ने बताया है कि आप बहुत मुसीबत में हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हारे खेत वाली जमीन के बदले तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। 20,000 लाला सेठ के और 10,000 रुपए बनिए का कुल 30,000 रुपए मुझे तत्काल चाहिए। ठीक है, तो ये लो पूरे 50,000 रुपए। जमीन का कागज दे दो। ये जमीन हमारे पूर्वजों की अंतिम संपत्ति थी। मीना के बाबूजी की बीमारी में भी मैंने इसे नहीं बेचा, लेकिन आज हम इस गांव में पूरी तरह से किराएदार हो गए। सुमन भारी मन से पैसा लेकर वहां से घर चली आती है। ये लो लाला सेठ, अपना किराए का पैसा, 4 महीने का बकाया और 2 महीने का एडवांस, कुल 30,000 रुपए। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो ऐसे ही कहा था कि ताला लगा दूंगा। वैसी बात नहीं है लाला, मुझे खुद खराब लगता था। तभी मीना आकर बोलती है, माँ पंडित जी आए हैं। सुमन पंडित जी के पास पहुंचकर, प्रणाम पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ। मीना, जा कुछ पंडित जी के लिए खाने को ले आ। अरे नहीं नहीं, वो मैंने सुना कि तुमने अपनी जमीन होशियार सिंह को बेच दी है और वो उस पर शराब का कारखाना खोलने वाला है। हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्या करती, बहुत सारे कर्ज हो गए थे। लाला सेठ का भी मकान का किराया 4 महीने से बकाया था। ऊपर से जगन के यहाँ मैंने काम भी छोड़ दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन होशियार सिंह ने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ पर शराब की फैक्ट्री खोलने जा रहा है। बात तो तुमने सही कही है सुमन, परंतु तुम अब करोगी क्या? कुछ सोचा है? लीजिए पंडित चाचा, आलू के पराठे खाइए। वो क्या है ना, घर में सिर्फ आलू ही थे। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आ गया था। हम गरीबों से जो बन पड़ा वही खिलाएंगे पंडित जी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आलू पराठा मैंने जीवन में अभी तक नहीं खाया। मीना, क्या तूने अपने हाथों से पराठे बनाए हैं? हाँ, क्यों? सुमन, मीना के हाथों में इतना अच्छा हुनर है। मैं तो कहता हूँ कि आलू पराठे की दुकान खोल लो। इतना अच्छा हुनर रखते हुए दूसरों के ढाबे पर काम करना कहाँ की अक्लमंदी है। ठीक है पंडित जी, कुछ पैसे बचे हैं, हम आलू पराठे की ही दुकान खोलेंगे। अब ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। कल पूर्णिमा है, अच्छा दिन है। मैं तो कहता हूँ कि भगवान का नाम लेकर कल से ही दुकान शुरू कर दो। सुमन जगन के ढाबे पर जाकर हिसाब कर अपना 5 महीने का बकाया पैसा भी ले आती है। उधर बिलुआ बिरजू चोर से बातें कर रहा होता है। देख बिरजू, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मैंने सुमन भाभी की जमीन बिकवाई है
अभी उसके पास जमीन के बहुत से पैसे पड़े हुए हैं। तुम चाहो तो हाथ साफ कर सकते हो, लेकिन चोरी का 2% मेरा होगा। हाँ, अरे ठीक है बिलवा, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं 2 नहीं पूरे 50% दूंगा तुम्हें। पंडित ज्ञानचंद के जाने के बाद दोनों माँ बेटी खा पी कर दुकान के सामानों की लिस्ट बनाने लगती हैं। लिस्ट बनाते बनाते काफी रात हो जाती है और वो दोनों गहरी नींद में सो जाती हैं। रात में बिरजू सुमन के घर में चोरी कर सारा सामान ले जाता है। सुबह सुबह मीना सुमन को उठाती है। माँ, सुबह हो गई, चल उठ, बाजार जाकर आलू पराठे बनाने के लिए सामान भी लाना है। ठीक है बेटा, ठीक है, चाय पीकर चलते हैं बाजार, तू अंदर से झोला ले आ। मीना झोला लेने जाती है तो देखती है कि बक्सा खुला पड़ा है और सारा सामान बिखरा हुआ है। वो वहीं से चिल्लाती है, माँ, हम बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ चोरी हो गई, चोर सारा सामान ले गया, अब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ भाभी, सवेरे सवेरे इतना हल्ला क्यों कर रही हो? क्या बताऊं लाला, हमारे तो नसीब ही छोटे हैं। जो कुछ भी इस गांव में मेरी जमीन बची थी वो बेचकर मैंने कर्ज चुकाया। सोचा कि एक दुकान खोलकर जीवन काट लूंगी, लेकिन कल रात चोरों ने सारा सामान और पैसे चुरा लिए। ओहो, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। रो नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा। चोरी की खबर सुनकर ज्ञानचंद भी वहां पहुंचते हैं। लाला ठीक कह रहा है सुमन, मत रो, जो हुआ सो हो गया, अब आगे की सोच। ये ले कुछ पैसे, जाकर दुकान के लिए सामान ले आ। पंडित जी ठीक कह रहे हैं भाभी, ये लो 10,000 रुपए जो तुमने 2 महीने का एडवांस दिया था, दुकान से कमाई होने पर देना। सुमन और मीना दोनों बाजार जाकर आलू पराठा बनाने के लिए सामान और बर्तन सभी खरीद कर ले आती हैं और आलू पराठे की दुकान खोल लेती हैं। जल्द ही मीना के स्वादिष्ट आलू पराठे पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं। राम राम भाभी, तुम्हारी दुकान के आलू पराठों का बड़ा नाम सुना है। आज मेरी बीवी मायके गई हुई है तो सोचा कि क्यों ना भाभी के हाथों का पराठा खाया जाए। आइए आइए सरपंच जी, ये छोटी सी दुकान खोली हूँ। पराठा मैं नहीं, आपकी बेटी मीना बनाती है। मीना बेटी, सरपंच जी को आलू पराठा ला कर दो। प्रणाम सरपंच चाचा, ये लो आपके पराठे। वाह, सचमुच बेजोड़ है। जैसा सुना था उससे कहीं बेहतर पराठा है। कहाँ छुपा कर रखा था इस हुनर को अभी तक? बेटा, अगले रविवार को मंत्री जी आ रहे हैं, वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। मैं उन्हें ये पराठा खिलाऊंगा। देखा सुमन, मैंने कहा था ना कि मीना के हुनर को बाहर लाने की जरूरत है। कैसी चल रही है दुकान? बहुत ही अच्छी दुकान चल रही है, सब आपकी कृपा है पंडित जी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही अपना मकान बना लेंगे। अगले रविवार को मंत्री जी को लेकर सरपंच आता है। उनके साथ व्यापारी मंगत लाल भी आता है। सचमुच इतना अच्छा आलू पराठा मैंने अपने जीवन काल में अभी तक नहीं खाया। सचमुच लजीज पराठा है। अब सुमन भाभी, आप हमें पराठे का मसाला बना कर दो, हम उसे पैकेट में बंद कर बाजार में सप्लाई करेंगे। जरूर, मैं कल से ही आलू पराठे का मसाला शहर भिजवा दूंगी। कसम झूले लाल की, पूरे मार्केट में आग लग जाएगी। ये लो पूरे 2 लाख रुपए एडवांस। जल्द ही मीना के हाथों के बने आलू पराठा मसाले का पैकेट पूरे शहर में छा जाता है। इधर आलू पराठा दुकान के कारण जगन का ढाबा बंद हो जाता है। अरे यार बिल्लू, जब से आलू पराठे की दुकान खुली है मेरी दुकान ही बंद हो गई है। मुझे किसी तरह पराठे की दुकान बंद करवानी है। मेरा नाम है बिलवा, साला पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, ये ले 50,000 रुपए एडवांस, लेकिन कल ये पराठा मुझे दुकान में नजर नहीं आना चाहिए। आज रात को दुकान का काम तमाम हो जाएगा। रात में बिलुआ पराठा दुकान में आग लगा देता है। सारी दुकान जलकर खाक हो जाती है। सुमन और मीना दोनों माँ बेटी खूब रोती हैं। सरपंच मंत्री जी को कहकर स्पेशल जांच बिठवाता है। जल्द ही पुलिस बिलुआ और जगन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। कोई बात नहीं भाभी, ये लो 5 लाख रुपए एडवांस,
फिर से एक शानदार आलू पराठा दुकान यहाँ और शहर में एक साथ खोलनी है। सेठ जी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, उपकार कैसा? 7 दिनों में ये पैसे मैं आलू पराठा